नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 23 समस्याएं रखी गईं और इस बैठक में 19 समस्याओं का निवारण भी किया गया। वहीं कर समस्याओं का निवारण करने के लिए जिला उपायुक्त गुरुग्राम को आदेश जारी किए गए हैं और इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और विकास कार्यों की गति दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस अभी हार के सदमे में है और बाहर नहीं आ पाई है और यही कारण है कि बार बार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। आज कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से एक पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने बयान देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। आज बीजेपी के पक्ष में हरियाणा का माहौल है। 10 साल में बीजेपी ने क्षेत्रवाद से हटकर भेदभाव खत्म कर मेरिट में काम किया है और आपको बता दें कि जनता ने बीजेपी की नीतियों को लेकर विश्वास बढ़ा है और निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भारी वोटों से जीत हासिल करेंगे। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं रही है, वो गुटों में बंटकर रह गई है। कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने अपने अपने गुट बना लिए हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई समन्वय नहीं है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ राज चलाने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, मेरिट के आधार पर कार्य किए हैं और निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि हम सिंबल पे ही चुनाव लड़वाएंगे और जीतेंगे। उधर करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने निवास स्थान पर सुनी समस्याएं। बोले, जनता के लिए काम करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि करनाल विधानसभा की जनता आती है आप काम को लेकर और हम जितना हो सकता है अधिकारियों के संज्ञान में डालकर समस्या को हल करते हैं। विशेष तौर पर गलियों की सफाई, सड़कों व सीवरेज जैसी समस्या मुख्य होती हैं। अपने निवास स्थान पर समस्याएं सुनी गई और जनता का काम पहली प्राथमिकता विधायक जी ने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने समस्याओं को सुनते हुए अपने निवास स्थान पर ये लोगों की समस्याओं को सुना और तकरीबन समस्याओं की अगर बात की जाए तो ज़्यादा समस्याएं सीवरेज और गली से जुड़ी हुई समस्याएं
उनके सामने आई और वो अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं को हल करने का, निदान करने की जो है बात कही है। आती है अपने कामों को लेकर के, और जितना हो सकता है कि तुरंत मैं अपना अधिकारियों को दिशा निर्देश देता हूं ताकि उनको समस्या न रहे, चाहे वो गली की है, चाहे वो सीवरेज की है, चाहे वो साफ सफाई की है, चाहे किसी की चोरी की कोई घटना होती है, चाहे किसी की कोई ट्रांसफर की बात है, किसी को कोई और दुख तकलीफ है परिवार में। उस नाते से जनता जो करनाल विधानसभा की है वो अपना आती है तो उनके काम जितना हो सकता कोशिश करता हूँ मैं करता हूँ, और आपके माध्यम से मैं जनता से अपील भी करूंगा, करनाल विधानसभा की जनता से। उधर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जारी है। 2 चरणों में कराया जाएगा निकाय चुनाव। और आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिका के साथ में उपचुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर नगर निगम के चुनाव करवाए जाएंगे। मानेसर नगर निगम में पहली बार निकाय चुनाव होंगे। अंबाला सदर, सिरसा, पटौदी और जाटोली नगर परिषदों के चुनाव करवाए जाएंगे। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। उधर करनाल का सुल्तानपुर गांव अपनी खासियत के लिए हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गांव जल संरक्षण के लिए मिसाल बना हुआ है। साल 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की शिकायत और कोर्ट के आदेश पर जो गांव का वेस्ट गंदा पानी सीधा जो है ड्रेन में जा रहा था, उसको पंचायती राज ने जो है बाईपास किया और 5 पॉन्ड स्कीम के तहत जल का संरक्षण किया। वहीं पानी आज खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज के मौजूदा समय में यहां का नजारा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सुल्तानपुर गांव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, चूंकि यहां पर जल को संरक्षण किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक मिसाल बना हुआ है और उस पानी का उपयोग जो है खेती किसानी के लिए किया जा रहा है। जल संरक्षण की मिसाल बना है। 5 पॉइंट स्कीम ने गांव की तस्वीर बदल दी और इसी को लेकर जो है कहीं न कहीं ये मिसाल बना हुआ है। सुल्तानपुर गांव आकर्षण का केंद्र बना। ये जो गांव का हमारा वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी जो घर से निकलता है, उसको साफ करने की प्रणाली है। और अनएरोबिक स्लज बायोडिग्रेडेशन इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है। इसमें एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो पानी में घुल के जो इम्प्योरिटी आती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर आता है, तो उसको ये गैस और उसमें खाद में कन्वर्ट कर देता है, पहले और दूसरे पॉन्ड में। तीसरे और चौथे पॉन्ड में सनलाइट से उसका फोटोसिंथेसिस होता है पानी का, और जो उसमें हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइज होकर वो बैठ जाते हैं नीचे। और 5वें पॉन्ड में बिल्कुल साफ पानी आता है, जिसको हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल भरा हुआ नहीं है पानी। इसका पानी बचाने का उद्देश्य है मेनली। और दूसरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर भी था कि यहाँ पे एनजीटी की एक जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, उसकी कंप्लायंस थी कि
यहाँ का जो गांव का सुल्तानपुर का पानी था वो सीधा ड्रेन में जा रहा था। उधर रेवाड़ी में सीआईए 3 की टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को काबू किया है। आपको बता दें कि 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 5 देशी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस और चोरी करने वाले हथियार सहित एक कार भी बरामद की गई है। बता दें कि आरोपियों पर राजस्थान, हरियाणा, यूपी सहित अन्य राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं और रेवाड़ी जिले की चोरियों की 2 दर्जन से अधिक वारदातों का भी खुलासा हुआ है। डीएसपी रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आरोपियों पर 20 से 25 मुकदमे राजस्थान और यूपी में दर्ज हैं। पिछले 3 सालों से यह गिरोह सक्रिय था। पिछले कई दिनों से रेवाड़ी जिले में बंद मकान को निशाना बना रहे थे और उनमें चोरियां भी कर रहे थे। ये लोग दिन में रेकी करने के बाद रात को मकान में चोरियां करते थे। सभी बदमाशों ने मिलकर एक गैंग बनाई हुई है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जी देखिए, रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित जी के दिशा निर्देशानुसार हमने चोरी के मामले और सेंधमारी के मामले काफी बढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने एक पखवाड़ा चलाया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमारे सीआईए 3 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने, उनके नेतृत्व में हमने 5 मुख्य आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है, जो कि मुख्यतः देवेंद्र, जो कि बावल का तत्कालीन बावल का रहने वाला है, वैसे ये पीछे से नजफगढ़ का है। खबर रतिया से है, जहां बुडलाडा रोड, टोहाना रोड और बाजार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और सड़क के बीचों बीच गाड़ियां खड़ी करने वाले चालकों के खिलाफ नगरपालिका संघ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। इस बारे में डीएसपी संजय बिश्नोई ने विस्तार से जानकारी दी है और कहा है कि ट्रैफिक पुलिस को और नगरपालिका को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। के अंदर रतिया से जो फतेहाबाद रोड है अभी निर्माणाधीन है और ये रोड बन रहा है, तो इसमें एक साइड बंद है और एक साइड चालू है, तो उस वजह से जाम लग रहा है। फिर भी हमने ट्रैफिक पुलिस वहां पे तैनात कर रखी है और तो जाम की कोशिश रहेगी भी जाम ना लगे। और इसके अलावा हमारी जो दुकानदारों से अपील है वो अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रखे, बाहर की साइड में अतिक्रमण ना करें। और इसके बारे में हमने नगरपालिका से भी बात कर रखी है और ताकि वो एक बार तो हम इनको बोल रहे हैं अपना सामान रखें, नहीं तो फिर इनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। और वाहन मालिक या मोटरसाइकिल जो चालक है उनसे भी अपील है वो अपना पार्किंग में या साइड में खड़ा करे, जो पीली पट्टी है उससे बाहर की तरफ कोई व्हीकल खड़ा ना हो। उधर गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नोडल अधिकारी आरएस भाट और उनकी टीम ने बहरामपुर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि यह अवैध कॉलोनी 70 एकड़ में काटी जा रही थी और लोगों को लाखों की कीमत में प्लॉट बेचे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नोडल अधिकारी को इसके बारे में सूचना मिली उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और 3 जेसीबी के साथ इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। नोडल अधिकारी आरएस भाट ने सभी डीलरों को चेतावनी दी है। यहाँ पर कॉलोनीज काट के बेच रहे हैं। ये लगभग 1 नंबर में 70-80 एकड़ का वो एरिया है। उस एरिया में आज की डेट में कोई लिटिगेशन नहीं है कि वो निगम की जमीन है या पंचायती जमीन से पहले और विजाविज इंडिविजुअल्स स्टे भी है। और ये लोग जीपीए करके लोकल प्रॉपर्टी डीलर मिलकर यहाँ पर अवैध कॉलोनियां काटते हैं। जीपीए के थ्रू हो रही है, रजिस्ट्री कोई नहीं हो रही है। हम लिखकर भी भेजेंगे कि यहाँ रजिस्ट्री 70 एकड़ में बंद है। कोई गरीब बंदा जब फंस जाएगा, जब मकान बनाएगा, तब हम उस स्टेज पर आएंगे और ठीक भी लगेगा। इस स्टेज पर हम कार्रवाई करेंगे।
उधर सेवा के अधिकार अधिनियम का दायरा बढ़ा दिया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरणों की 16 सेवाएं अधिसूचित कर दी गई हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी के कार्यालय ने अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि दोनों महानगरों में छोटे स्तर की सीएलयू 60 दिन में मिलेगी और बड़े स्तर की सीएलयू को राज्य सरकार ही देगी मंजूरी। साथ ही ईंट और भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे और बिलों में गलतियों का सुधार 10 दिन में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने और संचार बुनियादी ढांचे और संबंधित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। उधर हरियाणा की सिंचाई और महिला विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और इसी भूमि पर प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना को धरातल पर उतारकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप सुन रहे हो कितना उत्साह है यहाँ पे प्लेयर्स में। और हरियाणा की तरफ से भिवानी में आज ये प्रोग्राम हुआ है नेशनल लेवल पे और सारे स्टेट्स ने लगभग पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात ये है कि जितने बॉयज प्लेयर्स हैं उतनी गर्ल्स प्लेयर्स हैं लगभग। और ये उसी संदर्भ में कि अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हरियाणा की हमारी भूमि पर हमारी माताओं बहनों को दिया, जहाँ पे सखी योजना के तहत जहाँ पे हमारी माताएं आगे बढ़े, बहनें आगे आर्थिक रूप से और समृद्ध हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है। कल भी राज्यसभा माननीय रेखा शर्मा जी आई, वो भी एक हमारी महिला सांसद बनने जा रही हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। मेरा मानना हमेशा ये, मैं वैसे भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ फ्लोरबॉल की और इंडियन कैंपर हूँ बास्केटबॉल की, लेकिन हमने शुरू से ये सीखा है कि जो भी अच्छी टीम होती है, जो अच्छा 100% पोटेंशियल देती है एंड तक, वही टीम जीतनी चाहिए, चाहे वो हमारी होस्ट ही क्यों ना हो सर। और महाराष्ट्र टीम ने आज ये 3rd प्लेस के मैच में करके दिखाया सर। देखो सर, उनको हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ में आती थी और इंग्लिश भी हम अच्छे से बोल लेते हैं सर। तो हमारा शुरू से लेकर सुबह से लेकर अंत तक, जब तक डिनर नहीं हो जाता, हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता था। कई बार फोन पे भी कांटेक्ट होते थे और हम जाके उनके रेजिडेंस पे भी उनसे कांटेक्ट करते थे और बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और हमारा मानना है कि बहुत अच्छी यादें वो हमारे यहाँ से लेकर जाएंगे, इतना हमें विश्वास है उनके ऊपर। बहुत ही शानदार मैच रहा और आखिरी 1 मिनट के अंदर जो है पूरा बाजी पलट गई। और महाराष्ट्र की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कितने शानदार तरीकों से उन्होंने वापसी की। जो मैच हाथ से निकल रहा था, आखिरी में 3 पॉइंट लेके मैच की बाजी ही पलट दी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कैसा अनुभव सर आप? बहुत अद्भुत, बहुत शानदार और बहुत ही स्मरणीय ये मेरे लिए रहेगा। खासतौर से मेरी सेवानिवृत्ति नज़दीक है तो उसके लिए मुझे सारी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उधर चरखी दादरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को दादरी विधायक सुनील सागवान की पत्नी सुनीता सागवान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में दादरी एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश आशीष सागवान और नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद दलबीर सिंह मॉडल संस्कृति स्कूल से जो है शोभा यात्रा को शुरू किया गया और जो कि शहर के मुख्य बाजार से होते हुए संपन्न हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिन श्लोकोच्चारण और पुरस्कार वितरित किए गए और इस मौके पर सुनीता सागवान ने कहा कि गीता को हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना गया है। दादरी के जो ये आयोजक हैं यहाँ के गीता महोत्सव के, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि महिलाओं का जो प्रोग्राम है, कलश जो यात्रा है, वो एक यूनिटी को शो करता है कि किसी भी तबके की लेडीज हैं, किसी भी कम्युनिटी से आ रही हैं, सब इकट्ठी होकर एक कलश यात्रा निकाल रही हैं। तो ये एक यूनिटी का संदेश देती हैं सभी, जैसे कि गीता में कहा गया है। गीता जयंती जो कहते हैं कि सच्चाई पे
बुराई पे सच्चाई की जीत के लिए मनाए जाते हैं। और एक जो गीता में ये उपदेश दिया गया है कि हमेशा सत्य का साथ। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को गीता महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी देशवासियों की बात कर रहा हूँ, गीता का सार पढ़े और अपने दिल में तारे। गीता जयंती हमारे जीवन का आधार है। ये हमारे जीवन का कुछ ऐसी शिक्षा देती है जो जीवन में लोग अधूरे हैं। गीता ज्ञान लेना जरूरी है। ये अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से चल के पूरा शहर की परिक्रमा करेंगी। मैं दादरी जनता एक ही बात कहना चाहता हूँ, गीता का सार अपने दिल में उतारे और अपने जीवन में उतारे। जय हिंद, जय भारत। सिकराने एक प्रेरणा समूह की तरफ से यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है और मैंने नहीं काफी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। जैसे कुरुक्षेत्र में जो बड़ा मतलब स्टॉलों का वो होता है, मेला भरता है, तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी भरा जा रहा है और काफी स्टॉल लगी हुई है। मैंने भी मिट्टी के बर्तनों की स्टॉल लगाई हुई है कि मिट्टी के जो बर्तन है वो यूज करें और बीमारियों से बचे जी, क्योंकि महिलाएं हैं हर चीज में आगे। महिला हाथ की जो महिला जो कारीगरी करती हैं वो कारीगरी मशीनों में नहीं होती। जो मजबूती जो हम हाथों से बनाने में करते हैं वो मेहनत जो हमारी कारीगरी जो हाथ में है वो मशीन में नहीं है। उधर हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए सिरसा के डबवाली में एनआईए ने छापेमारी की। सुबह 5 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये रेड चली। एजेंसी के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पंजाब और डबवाली पुलिस की टीमें तैनात की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक ये रेड गैंगस्टर और आतंकियों के कनेक्शन को लेकर की गई है। बता दें कि एनआईए ने डबवाली रोड और गांव लोहगढ़ में 2 जगहों पर छापेमारी की। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਜੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੈਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਟੀਮ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। उधर कैथल में किसान ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक की पहचान तरसेम निवासी गांव मलिकपुर के रूप में हुई है। वह खेतीबाड़ी करता था। सुसाइड से पहले किसान ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें कि उसने चीका अनाज मंडी के आड़ती पर खाते से पैसे निकालने और धान के पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। इससे गुस्साए परिजनों ने रोड पर जाम कर दिया और उन्होंने आड़ती के खिलाफ केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि तरसेम ने अपनी वीडियो में यह कहा कि मैं महेंद्र से परेशान होकर दवाई खा रहा हूं। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सूचना के बाद गोहला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साइड गया था और किसी का नाम लेके वीडियो बनाई हुई है, वो हमने अरेस्ट कर लिया है, चौकी में है। और उसके खिलाफ जो भी आत्महत्या के कारण जो 100 धारा में BNSS की धारा में जो केस बनता था वो दर्ज कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे उसके खिलाफ ही बनती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।